Listen Wave FM 96.6. Change is done. Embrace your dream through the night. Tomorrow comes with a whole new light. Only on Wave FM 96.6. मुल्क की कामयाबी उसके पीछे तालीम का कितना हाथ है, तालीम कितनी ज़रूरी है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। कहा यह जाता है कि तालीम के लिए किसी उम्र की कैद नहीं है। आप जिस उम्र से भी हैं आप तालीम का आगाज़ कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ ऐसी वजूहात की बिना पे आपको कहीं अपने तालीमी सफ़र को तर्क करना पड़ा तो आज भी आप ये इरादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई कैद नहीं होती। आप फैसला कीजिए, इरादा कीजिए और अपने जो भी ख्वाहिशात हैं, जो भी ख्वाब हैं, मुझे अच्छा लगता है उन लोगों से ये बात करके, उन लोगों से ये जान के कि जिनका सबसे बड़ा ख्वाब ही ये है, जिनका जो अगर किसी चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करते हैं या अगर उन्हें किसी भी चीज़ को लेके वो सोचते हुए परेशान होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी ज़रूर की जाती है कि मैं अपनी मसरूफियत की वजह से, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने की वजह से अपनी तालीम को मुकम्मल ना कर सका। लेकिन आप जहाँ भी जब भी चाहें ये सफ़र दोबारा से शुरू कर सकते हैं और इसका इरादा आप जो है वो सच्चे दिल से करते हैं तो ये सफ़र ज़रूर शुरू होगा और इसकी मंजिल जो आप ज़रूर पाएंगे। इसी पे ही आज तालीम ही की अहमियत पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर इरम सुल्ताना साहिबा। आप जीसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन हैं, आप रिसर्चर हैं, आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खसूसियात की हामिल आज हमारे साथ डॉक्टर इरम सुल्ताना मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और तालीम के हवाले से हमारी कोशिश होगी कि हम तफसीलन इस पे बात करें और आप लोगों तक ये मालूमात पहुंचाना इस वजह से ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये भी इरादा नहीं कर पाते कि उनके बच्चों को किस उम्र में जो स्कूल का आगाज़ करना चाहिए। ये सारे सवाल भी इसमें शामिल होंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाई। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है जी कि आप एक ही दफ़ा कहने पे और आप स्टूडियो का हिस्सा हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उन लोगों से बात करना जो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, जो ऐसे फलाही कामों में पेश हैं और उनकी कोशिश होती है कि लोगों के मसाइल को ना सिर्फ वो देखें बल्कि उनके हल के ऊपर जो है उनकी वजूहात को तलाश करते हुए उनके हल की तरफ जाया जाए। सो बहुत कम लोग हमें नज़र आते हैं। इस वजह से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इंसानियत को भी यूँ साथ लेके चलना। और आज जो एक सबसे बड़ा मसला मैम ये है कि लोगों को यही पता नहीं चलता कि तालीम जो है वो क्यों ज़रूरी है। तालीम तो आप यूँ समझ लें जैसे हमें सांस लेना ज़रूरी है, जैसे हमें खाना खाना ज़रूरी है, इसी तरह आज तालीम ज़रूरी है हमारे लिए। इससे कम अगर हम अहमियत देंगे तो आप ये समझें कि आने वाले वक्त में दुनिया की दौड़ में हम कहीं नहीं होंगे। बिल्कुल सही। हमें वो एज ए टूल यूज़ करेंगे। तो अगर हम इंसान रहना चाहते हैं तो हमें तालीम को इतनी ही अहमियत देनी है। यानी इस तनाजुर में ये भी कहा जा सकता है कि आज ज़रूरी तो है ही, कल को ये मजबूरी भी बन जाएगा। ऐसे ही है। तालीम याफ्ता जो इंसान है वो इस दौड़ में तो कहीं आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो लोग जिनका तालीम से दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो फिर इस दौड़ में कहीं पीछे। छोटी सी बात आपसे शेयर करूं। 90s में जब मैं खुद यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी तब एक आर्टिकल मैंने अखबार में पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि 20 साल के बाद जिसे कंप्यूटर एजुकेशन नहीं होगी वो अनपढ़ होगा। उस वक्त मैं एमए कर रही थी। तो मैं बड़ी हैरान हुई, कंप्यूटर इतना उस दौर में था नहीं, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में एक छोटा सा कोर्स शुरू हुआ कंप्यूटर का। मैंने कहा जी मैंने करना है। तो मेरे फादर ने कहा क्यों करना है? मैंने कहा जी 20 साल बाद मैं अनपढ़ नहीं रहना चाहती। बहुत बड़ी बात। तो ये सोचना है 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हम कहाँ खड़े होंगे। बिल्कुल सही। तो हमें अपने आप को इक्विप करना है। बल्कि ये बात वाकई में अभी मुझे याद आता है कि आपने चले ये तब ये सोच रखते हुए और इसको ना सिर्फ सोचा बल्कि परवान चढ़ा है कि आज मुझे ये नज़र आता है कि बहुत सारे सरकारी इदारे ऐसे हैं जहाँ ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुका कि जिन्होंने उनको कुछ टाइम दिया गया है कि आप अपने कंप्यूटर कोर्सेज जो है उनको कंप्लीट कीजिए, अदरवाइज आपको जो है क्विट करना होगा, आपको छोड़ना होगा, ये जगह किसी और को देनी होगी। सो ये चीज़ नज़र आती है। अच्छा मैम ये बताइए कि बच्चों को, छोटे बच्चों को किस उम्र में स्कूल जाना चाहिए? अगर हम आई थिंक यूरोप की अगर हम बात करें इस तनाजुर में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ शायद 6 से 7 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो स्कूल की तरफ जाते हैं। हमारे यहाँ अब ये है कि चूँकि क्लासेस कुछ इस तरह से बढ़ा दी गई हैं, नर्सरी से पहले भी आपके 2-3
3 साल जो हैं वो उन्हें ज़ाया करना कहा जाए या फिर वो बच्चे की परवान चढ़ाने के लिए है? तो यहाँ लोगों को आज तक समझ नहीं आ रही, कुछ 3 साल की उम्र में भेज रहे हैं, कुछ 4 साल 5 साल, क्या कहेंगे इस बारे में? मैं पहले आपको अपना एग्जांपल दूंगी। मैंने अपने बेटे को 5 साल की उम्र में भेजा है और वो अभी इस वक्त 13 साल का है, 7th क्लास। जबरदस्त। तो इसमें सिर्फ देखना ये है कि बच्चे के जो पहले 3 साल होते हैं वो लैंग्वेज लर्निंग के साल होते हैं। ठीक है। उस वक्त उसने सिर्फ बोलना, जबान की सीखनी है, तो आप उसे जबानें जितनी चाहे सिखा दें पहले 3 सालों में। आप जहाँ भी भेज रहे हैं, घर में रख रहे हैं या स्कूल में भेज रहे हैं, ये देखें कि आप उसके साथ कर क्या रहे हैं। अगर तो आपका बच्चा जो है पहले 3-4 साल आप उसको कुछ भी नहीं घर में करवा पा रहे हैं, तो भेज दें उसको स्कूल डेफिनेटली। सही है। ठीक है। तो अगर आप अपने बच्चे को घर में माहौल ऐसा है, एनवायरनमेंट ऐसा है, इर्द-गिर्द लोग ऐसे हैं जो अच्छा बोलते हैं, अच्छी ज़बानें समझते हैं, कई सारी ज़बानें बोलते हैं, तो बच्चों को उनके साथ रहने दें। जैसे दादा दादी, नाना नानी या घर में खाला मामू, जो भी रिलेटिव है, हमारा जो सिस्टम है, अगर तो आपको ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल है जहाँ आपका बच्चा बहुत सारी ज़बानें बोल रहा है, सीख रहा है, तो उसे रहने दे 3-4 साल घर पे। सही है। लेकिन अगर वो गली में खेलता है, बाहर गालियां सीखता है, मैनर्स नहीं सीखता, खाना पीने के मैनर्स उसको नहीं आ रहे, तो उसे स्कूल भेजें, और ऐसे स्कूल भेजें जहां उस पर किताबों के जो पलंदे ना ला दे जाएं। बिल्कुल सही। सिर्फ उसे खेलने का मौका मिले, उसकी फिजिकल एजुकेशन की तरफ तवज्जो हो स्कूल की, उसके मैनर्स की तरफ तवज्जो हो, उसकी लैंग्वेज की तरफ तवज्जो हो, बस ये चीजें कि बच्चा अगले दिन वो शौक से जाए, ये ना हो कि वो कहे जी कि मैंने तो जाना नहीं है। और वो हमारे वक्त में तो यूं हुआ करता था कि 3-4 लड़के जो स्कूल से आते, वो जी मास्टर साहब ने भेजा, उसे उठा के ले आओ, तो ऐसी सूरत हाल भी हुआ करती थी। तो आजकल अच्छा इस चीज़ से बचने के लिए ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर आपके इर्द गिर्द का माहौल ऐसा नहीं है, आपके घर का माहौल, अगर आपको लगता है कि वो जो कुछ लैंग्वेज, अब जिस तरह इंग्लिश ज़रूरी होती जा रही है, उर्दू बोलना आना चाहिए आपको, ज़रूरी है। आप अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। अगर 4 लोगों में बैठे, अगर आपको इंग्लिश के कुछ टूटे फूटे वर्ड्स नहीं आते और वो लोग जो हैं इंग्लिश के कुछ वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उर्दू अच्छी बोल रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तमाम बातें जो आपके अंदर ज़रूरी हैं, आप वो भी कहीं ना कहीं खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि नहीं, मेरा बोलने का अंदाज जो है वो इन्हें मुतासिर नहीं करेगा, बात में चाहे दम है, मुझे शायद उस तरह से सराहा नहीं जाए। बिल्कुल, तो वो इस तरह भी खामोशी, ये बहुत अच्छी बात मुझे लगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बच्चों को घर में स्कूल आने के बाद घर में इन्वायरमेंट, माँ को ख़ास तौर पे, जिस तरह कहा जाता है कि माँ जो पहली दर्शगाह है किसी भी बच्चे के लिए, वो वहीं से वो सीखता है, उसका अपने बच्चे के साथ कैसा सलूक होना चाहिए, कैसे ट्रीट करें। आजकल का एक जो मुझे चीज़ नज़र आती है, बच्चे स्कूल से आते हैं, खाना शाना दिया जाता है, वो जी जल्दी से चेंज कर लो, आपके वो ट्यूटर जो हैं वो आ रहे हैं, आपने ट्यूशन पढ़नी है, उसके बाद जी आप सपारा पढ़ने चले जाएं, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसको, इस टाइम को और इन जो सारा शेड्यूल है, इसे मैनेज कैसे किया जाए? इससे जो सबसे अच्छा तरीका है कि आप पेरेंट्स का, इस वक्त आप जो है वो पेरेंट्स हैं, इनकी ड्यूटी है कि सबसे पहले अपने बच्चे की फिजिकल हेल्थ को फोकस करें। बिल्कुल सही। फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, अच्छा जिस्म, उसके अंदर अच्छा दिमाग होगा। बिल्कुल सही। दिमाग जिस्म का हिस्सा है। अगर जिस्मानी तौर पे बच्चा वीक है, वो खेलता नहीं है, और इस तरह के सिचुएशन है कि आपने स्केड्यूल उसका इतना टाइट बनाया हुआ है कि उसको टाइम ही नहीं है खेलने का, तो फिर आप अच्छा नहीं कर रहे अपने बच्चे के साथ। आपका बच्चा सिर्फ स्कूल जाता रहे, रेगुलर आके होमवर्क कर ले, दैट इज एनफ। और होमवर्क उसे खुद करने दे, उसे गलतियां करने दे, कुछ नहीं होगा उसे। हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूटर क्यों रखते हैं कि हमें वो जो बड़े बड़े कोर्सेज हैं स्कूलों ने लगाए हुए, पेरेंट्स को नहीं आते, तो वो उसके लिए हल ये निकालते हैं कि ट्यूटर रख लिया जाए। ट्यूटर रखने की बजाय माँ बाप जितना को उन्हें आता है या नहीं भी आता, खुद बैठ जाएं बैग लेके बच्चे का, और बच्चे को साथ बिठा लें। क्लास वर्क में जो कुछ किया होता है प्राइवेट स्कूल अमूमन होमवर्क में उसी से मिलता जुलता काम देते हैं जी। स्कूल से राब्ते में रहे और खुद अपने बच्चे को टाइम दें बजाय ट्यूटर के। मेरा अपना ओपिनियन ये है। अगर कहीं कमी महसूस होती हो तो बाद में सोचा जाए, लेकिन आप वक्त उसमें जो अच्छा एक हल है ना कि आप स्कूल के साथ लेजॉन अच्छा रखें, आप आते जाते रहें, पेरेंट टीचर मीटिंग अटेंड करें, वहाँ टीचर से जो भी चीज आपको लगता है कि आपको ज्यादा अच्छी नहीं आती तो टीचर को बता दें कि इसमें मैं हेल्पलेस हूँ, आप इस पोर्शन को
आप देख ले, बाकी मैं देख लूंगा या देख लूंगी। और इसमें बिल्कुल दो चार जो कहीं ना कहीं कमी कोताही रह जाती है वो चीज़ें भी पूरी हो जाएंगी कि आपके बच्चों को तवज्जो मिलनी शुरू हो जाएगी, जो माँ बाप की आजकल दरकार नहीं है। ये बड़ी एक अलमिया है और बड़ा अजीब लगता है कि मसरूफियत इस कदर बढ़ गई कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को उस तरह से वक्त नहीं दे पा रहे। ये चीज़ भी, की कमी भी पूरी हो जाएगी और कहीं ना कहीं माँ बाप का जो असर नजर आएगा औलाद में। जो आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा बने, वो आप चाहते हैं, आपका ट्यूटर तो वैसा नहीं चाहता। बिल्कुल तो आप खुद फोकस कर। और ये इसमें कहीं ये भी हम कह लेते हैं कि अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा ऐसा बने वैसा बने, तो कोशिश करें कि पहले आप वैसे बन जाए। जी डेफिनेटली, कुछ लम्हों के लिए वालिदैन वैसे नहीं होंगे, बच्चा तो वैसा बनना है जैसे वालिदैन है, जैसे वालिदैन और टीचर जैसा मर्जी हो, बच्चे ने वैसा नहीं बनना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहले ये देखें, जैसा आप चाहते हैं आपका बच्चा सच बोले तो आप सच बोलना शुरू कर दें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पोलाइट हो तो आप पोलाइट हो जाए, उसने आप इसे सीख लेना है सब कुछ और जाने की करने की। अगर आप दुआ करें ना अपने बच्चों की तरबियत के लिए, तो आप बेधड़क होके कह सकें कि या अल्लाह इन्हें मेरे जैसा बनाना। बिल्कुल ऐसे, ठीक है। तो वो अपने आप को उस तरह से आप जो है वो शेप आउट करना शुरू कर दीजिए। अच्छा ये बताइए मैम, हमारे एजुकेशन सेटअप को आप कहाँ देखती हैं? अभी के हालात जो हैं, अगर 10 साल पीछे जाया जाए तो कुछ बेहतरीन नज़र आती है, और आने वाले दिनों में आप कैसा देखती हैं? जी, जितना इनपुट हमारे यहाँ एजुकेशन को दिया जा रहा है, स्पेशली मैं देखती हूँ वालिदैन को सुबह से शाम तक वो कोशिश करते हैं कि उनके बच्चे पढ़ें जी। तो डेफिनेटली इसका आउटपुट तो आएगा। साइंस के असूल ऐसे ही है कि जो इनपुट देंगे वो आउटपुट आएगा। तो अभी जो एक पेंडेमिक की सिचुएशन है, इस बात को अगर हम देखें कि इस वक्त तो हमारी सर्वाइवल, हमारा और हमारे बच्चों का जिंदा रहना सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही। इस टाइम को इसी तरह से लें सारे लोग के ठीक है बच्चा घर पे है, सेफ है, दैट इज एनफ। जो थोड़ा बहुत वो पढ़ लेता है उसे स्ट्रेस आउट ना करें, उसे मुसीबत में ना डालें कि पढ़ते नहीं हो, सारा दिन सोते रहते हो, फलां है नहीं। उसकी सिर्फ फिजिकल एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें, उसको ग्राउंड में साथ ले जाएं, ज़्यादा बच्चों को मास्क पहना के या ज़्यादा बच्चों में ना जाए, उसे समझा दें। खेलते रहें, फुटबॉल अगर बच्चे खेलते हैं तो उनको कुछ इशू नहीं होता, वो खेल सकते हैं। इसी तरह हॉकी खेल सकते हैं। तो इन चीज़ों को फोकस कर लें। ये पेंडेमिक की सिचुएशन है और ये इंशाल्लाह गुजर जाएगी। और अगर ये प्रोलॉन्ग भी करती है तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है, प्रोसेस में है। आइडियल तो नहीं अभी हो सके, हम आइडियल होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हो जाएगा क्योंकि हमारे टीचर बहुत ज़्यादा कंसर्न है इसमें। मैंने ये देखा है स्कूल्स में भी, स्कूल टीचर्स जो हैं, ये दिस इज माय ऑब्जर्वेशन सोसाइटी की, कि जो ख़वातीन या जो हजरात स्कूलों में जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में, मैंने देखा कि वो घरों में ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। बिल्कुल सही। स्कूलों की एडमिनिस्ट्रेशन के अपने मामलात होंगे, लेकिन टीचर की इनपुट में कोई कमी नहीं है। बिल्कुल सही। तो अगर कहीं बच्चा समझे कि ज़्यादा ऑनलाइन नहीं हो रहा या ऑनलाइन ऑन करके, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी में अमूमन हम देखते हैं कि बच्चे सो जाते हैं, जी। तो ये थोड़ा सा घर वालों की ड्यूटी है। अब बच्चा जिसके पास है और वो सो रहा है, अभी पिछले दिनों मैं अपने भाई की तरफ गई हुई थी तो मेरे अपने भतीजे यही काम कर रहे थे, सो रहे थे साथ साथ ऑन करके। तो देन मैंने अपनी भाभी को कहा कि ये अब आपकी ड्यूटी है कि अब टीचर नहीं जगा सकता इसको आप जगाएं, इसको चाय दें या नाश्ता दें या जो भी करना है, इसको कहें कि उठ के बैठो, बेशक कुछ ना करो, सिर्फ सुनते रहो, क्लास में अटेंटिव रहो। तो ये रोल माँ को प्ले करना पड़ेगा। यानी अब माँ बाप के जो है वो किरदार अदा करने की बारी है। ये जो पेंडेमिक की जो सूरत हाल है से हम जब गुजर रहे हैं, दुआ है कि हमारी जल्दी इसे जान छूटे और सारे मामला जो है वो रूटीन में हमें चलते हुए नजर आए। कम्युनिकेशन स्किल्स को मैम किस तरह से बेहतर बनाया जाए, किस तरह से बेहतर किया जाए? बहुत सारे लोगों में ये चीज़ें नज़र आती हैं हमें। इसमें जो बहुत एक छोटा सा फार्मूला है, आप जिस भी ज़बान में कम्युनिकेशन करते हैं, उर्दू हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, आपको वो ज़बान आनी चाहिए। ज़बान कैसे आएगी? आपके पढ़ने से आएगी, सुनने से आएगी। दो ही तरीके हैं। रीडिंग बढ़ा लें अपनी, पढ़ सकते हैं। रीडिंग नहीं कर सकते, जो लोग पढ़ नहीं सकते और कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लिसनिंग बढ़ा लें, सुना करें। आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ अवेलेबल है, उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आप सुनना चाहें, आपको लॉट ऑफ थिंग्स वहाँ मिल जाएंगी सुनने के लिए। तो जब आपकी लिसनिंग बढ़ेगी, डेफिनेटली आपकी स्पोकन अच्छी हो जाएगी। बहुत खूब। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर शोबे की अगर हम बात करें, हमें ख़वातीन जो हैं काम करती नज़र आती हैं, और बल्कि बहुत जगह तो यूँ भी देखा गया कि ख़वातीन जो है इस दौड़ में कहीं आगे भी नज़र आती हैं।
क्या देखती हैं हमारे जो जिस तरह से यूँ समझिए कि हमारे मुल्क के अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें, ख़वातीन के लिए आसान है अपनी, और वो लड़कियां जो घरों में बैठी हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रीज हैं जिनके पास, लेकिन वो ये फैसला नहीं कर पा रही कि आया कि मुझे जॉब के लिए निकलना चाहिए या नहीं। कुछ की पेरेंट्स की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो चीज़ें हैं, वो सारी मामलात हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से जो है वो जितना हो सके लोगों को एजुकेट करें। जी, ख़वातीन, सबसे पहले तो ख़वातीन को खुद फैसला करना है वो चाहती क्या हैं। सही है। आराम करना चाहती हैं, घर में रहना चाहती हैं, ये उनकी चॉइस होनी चाहिए, उन पर कोई बर्डन नहीं होना चाहिए। खातून औरत को खुदा ने बर्डन होने के लिए पैदा नहीं किया, बिल्कुल सही, तो उसे बर्डन होना भी नहीं। वो बर्डन होती है तो उसकी जो बेसिक ड्यूटी है इस दुनिया में आने की वो मुतासर हो जाती है, तो उसको बर्डन नहीं होना। सही है। लेकिन अगर वो घर में रह के तंग हो रही है, मसले हो रहे हैं उसको, तो देन उसे सोचना है कि उसे क्या करना है। औरत के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे यहाँ हमारे माशरे ने अभी तक समझी नहीं, उसकी इंडिपेंडेंस है कि वो खुद फैसले करे। ठीक है। जो हम अभी हमारी सोसाइटी में ये वाला जो हमारा आप कह लें कि सेक्टर वीक है फॉर वुमेन, कि वो फैसले नहीं करती। अभी कुछ दिन पहले मैं एक डाटा पढ़ रही थी, उसमें उस डाटा में था, ये यूएन का डाटा था कि 66% वर्क जो है पूरी दुनिया का वो औरतें करती हैं। सही। ये बहुत बड़ी बात है औरतों के लिए कि दुनिया में जितना भी काम हो रहा है उसका 66% औरतें करती हैं। ये आज इंकशाफ हुआ है और ये होने जा रहे, मतलब बाकी लेकिन इसके साथ ही आप देखिए कि उसके रिवॉर्ड में उन्हें मिलता क्या है, कि उनके पास ओनरशिप 1% की है। यानी जो प्रॉपर्टी है, जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं, इनकी ओनरशिप औरत की 1% है। यानी 66% काम करने वाले की ओनरशिप 1% है। तो ये जो है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ख़वातीन ने डिसीजन मेकिंग नहीं की, उनका डिसीजन हमेशा कोई और करता है। सही सही सही, बिल्कुल सही। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे हकायक हैं जिनको बात करते हुए भी बड़ा सोचना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इनको, लेकिन इसमें जो मेरा अपना बीइंग मुस्लिम, बीइंग ए वुमेन, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग टीचर, देयर आर सो मेनी रोल्स। तो उसके अकॉर्डिंग मैं जब सोचती हूँ कि मैं जब औरत हूँ तो मुझे कौन सी चीज़ है जो मुझे स्ट्रेंथन कर देगी, तो वो है मेरी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और मेरी डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल सही है। ये दो चीज़ें जब मेरे पास हैं तो फिर मैं बहुत ताकतवर हूँ। सम टाइम मैं बहुत सारे लोगों से, उसमें मैं जेंडर, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर बात करती हूँ, क्योंकि जेंडर हमारे यहाँ मैंने मर्दों को भी बहुत वीक देखा, जब उनकी जेब में पैसे ना हो और जब वो फैसले खुद ना करते हों, तो वो वीक होते हैं। तो मैं इन चीज़ों से हट के एक बात कहूँगी कि हमें खुद इंडिपेंडेंट होना है, चाहे औरतें हों चाहे मर्द हों, उन्हें खुद अपने फैसले भी करने हैं और अपने फैसलों की जिम्मेदारी भी लेनी है। हमारे यहाँ फैसले हम खुद करके भी कहते हैं कि वो जी ये हुआ था तो ये उसकी वजह से हो गया, मैंने खुद जिम्मेदारी नहीं ली अपने फैसले की। बराबरी की जो सतह है उसे कायम करने की जरूरत है, वो वाकई में कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ नजर आती है। हालांकि ये बात भी अमूमन सुनने को मिली है कि कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत का हाथ होता है, तो वो किस कामयाबी की बात की जाती है? ये बहुत सिविलाइज्ड दुनिया की बातें आप कर रहे हैं, जहाँ औरत अपनी मर्जी से आराम से सिर्फ अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे, अपने शौहर की खिदमत में जिंदगी गुजारती थी। ये बड़ा पढ़ा लिखा दौर था वो, जब ये मुहावरे बने। तो अब वो दौर नहीं है। यहाँ अगर आपने शुरू कर दिया, हमारे यहाँ आप देखें कि वो ख़वातीन जो घरों में हैं वो डिप्रेस हैं, सही, वो रिलैक्स नहीं है। तो जब औरत डिप्रेस है तो वो कभी भी किसी की कामयाबी का जरिया नहीं बन सकती। जो अपने पैरों पे अपने लिए खुद नहीं खड़ी हुई, अपने लिए अच्छा फैसला नहीं कर सकी, वो किसी को क्या कामयाबी देगी? तो ये इस ख्वाब से तो औरत को अब निकल आना चाहिए कि वो कहीं कामयाबी या नाकामी की वजह हो सकती है। पहले खुद को मजबूत करे, खुद को ठीक करे, खुद को उस आइडियल सिस्टम के काबिल बनाए जिसमें वो कामयाबी या नाकामी की वजह हो सकती है। अभी तो ऐसा नहीं। अच्छा, कहीं ना कहीं ये वैसे बड़ी अच्छी बात की आपने, और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चीज़ मुआशरे से, फैमिली से, इर्द गिर्द के लोगों से ये बात तो हजम होती है कि अगर मर्द जो है या शोहर
और बीवी की अगर बात की जाए, अगर मियाँ बीवी की हम बात करते हैं, मियाँ जो है अगर वो बीवी से ज़्यादा कामयाब है तो इर्द गिर्द का माहौल जो है उसे एक्सेप्ट करता है। लेकिन अगर औरत कामयाब है और मर्द जो है वो उससे थोड़ा नाकाम है, वो तरह तरह के ताने, अलकाब और कुछ ऐसी बातें जो है उससे नवाजी जा रही होती हैं, उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही होती है, और यूँ समझा जाता है कि ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। कहीं ना कहीं हो सकता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरी शादी अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, अगर मेरी बीवी जो है मुझसे कामयाब हो जाती है तो मुझे ये बात हजम करनी चाहिए। उसके अंदर क्वालिटीज़ हो सकती हैं, एबिलिटीज़ हो सकती हैं, मेरी फैमिली को भी ये बात जो है वो एडमिट करनी चाहिए, इर्द गिर्द के माहौल को भी ये चीज़ जो है एडमिट करनी चाहिए। इस चीज़ को आप किस वे में? सबसे पहले तो हमें, जो हम दो लोग होते हैं ना, उनमें से जो एक पीछे रह जाता है एक कदम, उसे एडमिट कर लेना चाहिए कि मैं पीछे हूँ। फिर दूसरा जो है वो साथी है, उसको मुखालिफ ग्रुप नहीं है दो घर में, वो दोनों एक दूसरे के साथी हैं, तो उनको एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। कहीं आप अच्छे हैं, जैसे मतलब ड्राइव करने में मैं अपने हस्बैंड से अच्छा ड्राइव करती हूँ गाड़ी तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुझे कहते हैं तुम ड्राइव कर लो। अच्छा, हाँ, वो जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो वो कहेंगे कि राशा मैं अपना टेम्पर लूज कर जाता हूँ तो आप ड्राइव कर लो। तो ये वाली बात ये उन्होंने समझ ली ना कि मैं कर लेती हूँ अच्छे तरीके से ड्राइव, तो वो मुझे कह देते हैं। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा कुक कर लेते हैं कुछ चीजें। अच्छा तो मैं कह देती हूँ कि ये मैं अच्छा नहीं बनाती तो आप बनाइए, तो ये हमारे दरमियान ये वाला इशू ही कभी नहीं आता। यानी ये बात आपने बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि आप कह रही हैं कि पहले साथ वाले साथी को जो है वो इस चीज को एडमिट कर लेना चाहिए, फिर बाकी बातें मामलात बात की हैं। बाकी तो बात तब करेंगे ना दूसरों की, जब हम बात कोई ज्यादा वैल्यू करेंगे। हम दोनों का आपस में जब इशू होगा, जब मैं ये समझूंगी कि कहीं मैं बहुत आगे हूँ जी, मैं तो कमाल करती हूँ, तो फिर दूसरा जो है वो इसका फायदा उठाएगा। और मौका आप खुद देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है कि मौका आप खुद दे रहे हैं कि बात जो है वो किस तरह से की जाए, किस वे में की जाए, ये वो तमाम तर चीजें। अच्छा, एक जो मुझे अभी, अगर हम एजुकेशन पे वापस आएँ, और ये बात मुझे बड़ी वियर्ड लगी, मैंने देखी कुछ वीडियोस जो हैं वायरल हुई जब ये ऐलान किया गया कि अभी इदारे जो हैं वो बंद किए जा रहे हैं ड्यू टू कोविड-19। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के, बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने ये ट्वीट्स की, बहुत सारी पोस्ट आपको ऐसी फेसबुक पे नज़र आई होंगी, जगह जगह सोशल मीडिया पे, कि जी नारेबाजी हो रही है शफकत महमूद जो हैं उनके बारे में, वज़ीर तालीम के बारे में, कि ये बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने इदारे, अच्छा खैर वो मज़ाक के वे में, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो आपको बड़े खुश नज़र आए होंगे कि ठीक है इदारे जो है वो बंद हो गए। यूँ लगता है कि जैसे एजुकेशन से वो कतराते हैं या उन्हें नज़र नहीं आ रहा अपना फ्यूचर जो है वो अपना एजुकेशन से बिल्ड नहीं करना चाह रहे, अदर एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं। यंगस्टर्स में हमेशा, अगर हम हिस्ट्री देखें ना यंगस्टर्स की, ये मसला होता है कि उन्हें लगता है कि हमारे जो बड़े हैं, पेरेंट्स हों या टीचर हों, वो थोड़े स्लो हैं, इनमें एनर्जी ज़्यादा होती है जी। ये अपनी उस एनर्जी को रॉन्ग परसीव कर जाते हैं कि वी कैन डू एवरीथिंग विदाउट एनी हेल्प। बिल्कुल सही। इस एनर्जी की बेस पे ये थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक होते हैं, तो उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए, उन्हें फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपनी एनर्जी को यूटिलाइज करें। आप देखें कि थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक होंगे, ग्रेड्स कम हो जाते हैं, होता है, बिल्कुल तो होने दे। पेरेंट्स हमारे यहाँ क्या करते हैं, वो उनके रास्ते में आ जाते हैं कि ग्रेड कम हो जाएगा तो कोई तूफान आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, उन्हें एक एक्सपीरियंस कर लेने दे। इतनी समझ हर, मतलब छोटा बच्चा भी, 1-2 वाला भी, मैं आपको बताती, मेरा बेटा जब 2-3 क्लास में था तो वो होमवर्क कर रहा होता था, खुद ही हम लोग ही करवाते थे, मेरी बहन या मैं, तो मैं उसे ऐसे ही ना उसकी पेंसिल के, अम्मी, हम लोग घर में पंजाबी बोले, अम्मी मैंने पढ़ने नहीं देना, ये सेंटेंस होता था उसका। तो उसे लगता था कि मैं उसे पढ़ाई से रोक रही हूँ। तो रोकने का मकसद ये था कि वो खुद रियलाइज करे कि उसे कल प्रेजेंट होना है क्लास में, और वो खुद जिम्मेदारी महसूस करे कि उसको पढ़ना है, उसे कोई रोके भी तो उसने पढ़ना है। बिल्कुल सही। तो ये जाने दें जरा, अपने बच्चों को थोड़ी सी आज़ादी दे के देखें, इतना बुरा नहीं होगा जैसा आप डर रहे होते हैं। हम डरते किस वजह से, हमारी लाइफ के अपने बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमें डरा देते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस एक तरफ रख के थोड़ा सा भरोसा करना चाहिए अपने बच्चों पे, उनके फैसलों पे। हो सकता है मतलब सिर्फ उस फैसले के रास्ते में आप जरूर आए जहां आपको लगता है कि ये अपनी जिंदगी का नुकसान कर लेगा, हेल्थ को खराब कर लेगा,
इस तरह के फैसलों के रास्तों में आना आपकी ड्यूटी है। उसके अलावा छोटी छोटी चीज़ों पे कि अब मोबाइल क्यों ऑन कर लिया या ये क्यों हो गया, ये क्यों, इन चीज़ों पे रोक टोक छोड़, चेक एंड बैलेंस रखें, लेकिन रोक टोक जो है उस तरह से वहाँ देखते रहें कि वो कर क्या रहे हैं, लेकिन इस तरह से हर फैसले के सामने रुकावट जो आप ना बन जाए। फिर आपका राइवल बनने की कोशिश करता है ना कि मैं तो कर सकता हूँ सब कुछ। अच्छा, बल्कि मैं अगर यहाँ पे छोटा सा एक वाकया है कि मैं गाँव गया तो कजन्स जो हैं उन्होंने प्लान किया हुआ था कि हम ज़रा चिन्नौट साइड पे निकलते हैं और घूम के आते हैं। मैंने कहा यार वहाँ कोई ऐसा कोई सैर सपाटे के लिए कौन सी ऐसी जगह तुमने देख ली है, लेकिन खैर एक प्लान था उनका कि चलते हैं। मैंने उनसे कहा कि यार मामू से पूछ लेते हैं, मामू के बेटे थे। उन्होंने कहा यार नहीं, उन्हें क्या बताना, बस निकलते हैं। गाड़ी निकाली और वो तैयार बैठे थे। मैंने कहा यार नहीं, मामू को बता देना ज़रूरी है। तो मैं गया, मैं कहा मामू वो ऐसे ऐसे प्लान किया है, तो मैं ज़रा इनके साथ जा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। नहीं, वहाँ नहीं जाना, दूर है, क्या करना है वहाँ जाके, ज़रूरत ही नहीं है जाने की। अच्छा वापस आते हैं, प्लान कैंसिल हो गया। मैंने उनसे कहा जी कि मामू जो है वो नहीं माने। तो उन्होंने कहा मैंने इसीलिए कहा था कि ना पूछो। अच्छा, फैसला उन्होंने क्या किया कि हमने जाना है, अब तुमने जाना या नहीं जाना ये तुम्हारा फैसला है। यही वो पॉइंट है जो वालिदैन को समझने की जरूरत है। और फिर मजबूरन मैं रुक भी नहीं सकता था, मुझे उनके साथ जाना पड़ा कि मेरे ज़्यादा वक्त तो अपने कज़न्स के साथ गुजारना है ना जी। तो ये चीज़ थी कि मुझे फिर उनके साथ जाना पड़ा। खैर हम गए, खाना शाना खाया और वापस आ गए। तो आके मैंने मामू से बात ज़रूर की अलहदगी में। मैंने कहा कि हम गए हैं, आपको बताना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आपने मना किया था। और ये चीज़ ऐसे भी है कि लेकिन मुझे उनका भी दिल रखना था। वो प्लान उनका पता नहीं कब से उन्होंने किया हुआ था कि ये आएगा और हम चलेंगे, को खाना शाना खा लेंगे। तो मैंने कि हम लोग गए हैं, मगर खाना खाया और वापस आ गए, कोई इशू नहीं हुआ। उन्हें रियलाइज़ हुआ। अब ये होता है कि वो पूछ ज़रूर लेते हैं कि क्या प्लान है, कहाँ जा रहे हो। उन्हें एहसास हो गया जी। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें भी एहसास हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज जरूर है, हाँ पता जरूर होना चाहिए आपको कि वो कर क्या रहे हैं। वेयर अबाउट्स बच्चे के जरूर पता होना चाहिए वालिदैन को कि वो कहाँ है, किसके साथ है, उसकी कंपनी का पता होना चाहिए, उसके दोस्तों को जानना चाहिए। लेकिन वो यूं नहीं कि उसके आप मोबाइल खोल के उसकी प्राइवेसी में जाके उसके दोस्तों के नंबर चेक करते फिरे, ये नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको एक इंडिविजुअल के तौर पर ट्रीट करना चाहिए, आपको उनकी राय का एहतराम करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी राय का एहतराम किया जाए। बिल्कुल सही है। बल्कि मैं यहाँ तक मैं कहा करता हूँ कि ये कह देना कि तुम्हारा कोई दोस्त ना हो, मेरा ख्याल है ये कहना ज्यादा बेहतर है कि तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त होना चाहिए। जी, जी। इसमें थोड़ी सी एक आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। अमूमन हम लोग कहते हैं कि अच्छा दोस्त, अब अच्छा दोस्त इसी सोसाइटी का हिस्सा होगा ना, जितना हमारा बच्चा अच्छा है उससे मिलता जुलता ही होगा, कोई ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई आप देखें बच्चा, जैसे मेरा बच्चा जिस एज में है, छोटे बच्चे होते हैं ये सारे, तो कोई बच्चा किसमें आपका बच्चा आपके साथ कम्युनिकेटिव कितना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो आपसे बात कितनी करता है, अपनी पर्सनल चीजें कितनी आपसे शेयर करता है। तो मेरे बच्चे की आदत है वो खेल के आएगा, स्कूल से आएगा, उसको ब्रेक तब लगती है जब तक वो सारी बातें बता ना ले मुझे। अच्छा। तो वो बताता है, उसने मुझे एक वर्ड बोला, वो थोड़ा अब्यूजिव था, नहीं बोलना चाहिए था उसे। तो देन मैंने उस वक्त उसे कुछ भी नहीं कहा, उसने बोल दिया। तो देन मैंने कहा बेटा आपने ये कहाँ से सुना था ये वर्ड। तो उसने एक लम्हे को सोचा, फिर उसने बताया कि वो मेरा जो फलां दोस्त है ना, वो उसने ऐसे बोला था। तो मैंने कहा आपको इसका मतलब पता है? तो उससे नहीं पता था, ज़ाहिर है अब्यूजिव लैंग्वेज उसकी सुनने में ही नहीं थी ना, बस एक लफ्ज उसने सुना और वो बोल दिया। तो देन मैंने फिर उसे कहा कि बेटा ये अब्यूजिव वर्ड था और ये आपका जो दोस्त बोलता है उसको कल आप घर लेके आना। ठीक है। उसे बुलाया, उसके साथ मैं बैठी, उससे गपशप की और उसको फिर मैंने रियलाइज़ करवाया कि बेटा ये लफ्ज़ बोलना गलत था आपको। मैंने ये अपने बेटे को ये नहीं कहा कि उसकी तो दोस्ती छोड़ दो, उससे मत मिलना, उसने आपको ख़राब कर दिया। नो, उसको भी, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों के दोस्तों की तरबियत में भी रोल प्ले करें। बिल्कुल सही। ये बहुत अच्छी बात कि बजाय इसके कि उसे रोका जाए बल्कि इस्लाह की तरफ लाया जाए और बताया जाए कि किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, और तरबियत का यही एक तरीका होना चाहिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मुझे कहते हैं आतिफ खान, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0334 19 66 966 पे। हमारे साथ डॉक्टर इरम सुल्ताना
राना साहिबा मौजूद हैं और आपके जो भी सवाल हैं उन्हें ज़रूर हम शामिल करेंगे, आपकी कॉल्स को शामिल किया जाएगा। और कुछ मैसेजेस हैं जिन्हें मैं शामिल करना चाहूँगा। आमिर सुहेल हैं हमारे साथ, सलाम लिख भेजा, वालेकुम अस्सलाम, शो अच्छा है और मेहमान की तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू वेरी मच। हाफिज़ मोहम्मद हैं, आपने हाल अहवाल पूछा, बहुत शुक्रिया। और स्कूल भी ओपन होंगे, कब खुलेंगे? अच्छा ठीक है, ये आपका सवाल है। इसके अलावा जी हमारे साथ ज़फ़र गुजर हैं और ये प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। आमना है, प्रोग्राम को पसंद करिए। आमना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आप भी पसंद कर रहे हैं प्रोग्राम को। और हमारे साथ फेसबुक पे कुछ लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। अली बहादुर हैं और ये कहते हैं कि अच्छा जी ये आप ही के स्टूडेंट हैं जी कोई, और कह रहे हैं कि पेरेंट्स should give media and digital literacy to children, this is need of time। ये आप ही की कोई स्टूडेंट हैं जी, अली बहादुर? जी अली बहादुर मेरा स्टूडेंट है। ठीक है जी, बहुत और अच्छा स्टूडेंट है, चले बल्कि मेरा बेटा है। चले ये उम्मीद है जी कि उन्होंने सुन लिया होगा। आज नफीस हैं हमारे साथ, आप प्रोग्राम की तारीफ़ कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आपके सवाल हैं वो हम ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं एजुकेशन सेटअप की और सिस्टम की कि कैसा होना चाहिए, क्या हो रहा है आजकल और आने वाले दिनों में हम कहाँ देखते हैं। एक कॉल शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, देखते हैं कौन है, कहाँ से हैं और क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी प्रोग्राम चलता है सुबह नूर, वो वाली साहब आजकल नहीं आ रहा। जी इसके बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन जो है हम शेयर कर देंगे, आप हमें प्रोग्राम के बाद कॉल कर लें और आप तक ज़रूर जो है इसकी मालूमात जो है पहुंचा दी जाएंगी। प्रोग्राम के बाद आप कॉल कर लीजिए। अभी जो भी आज के प्रोग्राम से रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें हम शामिल कर रहे हैं ताकि आज हम एजुकेशन जो है इसके ऊपर बात कर लें और एजुकेशन जो है ये क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है और इससे हासिल करने से आप अपना कैसे माशरे में जो मुकाम पैदा कर सकते हैं। ये तमाम वो वजूहात हैं जिसका। अच्छा मैम ये बताइए कि वालिदैन का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी, अभी तो चले हम ये इस बात को मानते भी हैं, या अभी जिस हद तक हम देखते हैं, जिस तरह हज़रत अली का कौल आप फरमाते हैं कि अपने लिए बीवी नहीं बच्चों के लिए माँ तलाश करो कि ताकि वो कल को तुम्हारे बच्चों की अच्छी तरबियत कर सके। तो जो पेरेंट्स जो हैं वो इस मामले में पीछे रह गए, इस दौड़ में पीछे रह गए कि एजुकेशन जो है वो ना हासिल कर पाए और आज उन्हें जो मसाइल का सामना है तो वो इस दौड़ में कैसे शामिल हो? उसका बहुत आसान सा तरीका ये है कि अब मैं उन्हें स्कूलों में एडमिशन या कॉलेज में जाने का तो नहीं कह सकती, किताब से दोस्ती कर लें। बिल्कुल सही, किताब पढ़ना शुरू कर दें, जो भी किताब उनको अच्छी लगती है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग किताब पढ़ें। बच्चों को ये नहीं पता होता आप क्या पढ़ रहे हैं, बच्चों को सिर्फ ये पता होता है आप पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही, तो वो पढ़ने लग जाते हैं आपको देख के। बहुत खूब। और जाते जाते यंगस्टर्स के लिए आपका क्या मैसेज होगा? यूथ जो है हमें जो सुन रही है, कभी कभी ये होता है कि आजकल जो एक बड़ी अजीब सी चीज़ हमें नज़र आती है, कलमिया बन चुका है कि भेड़ चाल है डिग्री जो चूज़ करने के मामले में कि जी मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए। तो देखते हैं कि मेरा फ़लाँ दोस्त जो है वो इस फील्ड में जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा। एक भेड़ चाल सी चल पड़ती है, एक अजीब सी सोच है लोगों की। इसको ख़त्म करने के लिए जाते जाते आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? अपने आप से सच बोलने लग जाए, जो चाहते हैं, जो जैसा सोचते हैं, अपनी एबिलिटीज़ के बारे में भी सच समझें, अपने आप से बोलें, किसी को ना बताएं कहीं कोई कमी है, कहीं कोई कोताही है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। अपने आप से सच बोल लें और फिर जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि यहाँ कमी है, जब सच बोलते हैं तो पता तो चल जाता है, तो बस वहाँ से उसको शुरू कर लें ठीक करना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूब। उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम सुनने वालों को आज के प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एजुकेशन जो है क्यों ज़रूरी है, ये हमारा आज का मौजू था और इससे जो कवरेज है जिसका इम्पैक्ट रहा हमारे एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, अगर हम ओवरऑल जो भी चीज़ें जिनकी कमी कोताही रही उसको किस तरह से पूरा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो भी कमी कोताही आती है ये ज़रूरी नहीं है कि उसको एक ढाल बना के आप उसको आर्ग्यू बना के आप उससे नज़र चुराना शुरू कर दें, नहीं, बल्कि
आप रास्ते तलाश करने की कोशिश कीजिए, आपको रास्ते ज़रूर मिलेंगे। अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो कठिन रास्ते भी आएंगे, दुश्वारियां आएंगी, रास्ते में कांटे आएंगे, आप ही को चलना है और आप ही को पहुंचना है अपनी मंजिल तक। कोशिश जारी रखिए, इरादा रखिए और ज़रूर एक दिन आप अपनी मंजिल को हासिल कर लेंगे। आतिफ खान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल 2 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।